हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, अब हम लोग क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था। ठीक है, वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लगभग 8th क्लास की एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं इसमें लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो सबको अच्छे से पढ़िएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है वो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसे हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि इसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस उठा करके दे दिए जाते हैं। तो इस चैप्टर को जब भी आप स्टार्ट करिएगा, इसको पढ़िएगा, तो इसमें जो है कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ताकि इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। जो जो पॉइंट आउट किया जा रहा है और जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। यानी कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें हमें देखने के लिए यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही जीव जो होते हैं उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। वो इतने महीन होते हैं कि हमें अपनी ऐसी जो नॉर्मल जो है नग्न आंखें जो होती हैं उनसे हमें वो नहीं दिखाई देते। इनके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बों से इसकी जो सतह होती है वो सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है उसकी सहायता से हम इन जो है धब्बों को देख सकते हैं। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं, ये कहाँ से आई हैं? तो इन्हें हमें देखना है, इनकी जो है बारे में कि ये जो संरचनाएं हैं वो उसमें है क्या, कहाँ से आई हैं, तो इन्हीं को ही हमें जानना है। तो इसके लिए सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो है सूक्ष्म जीव। तो इसे पढ़ने से पहले हमें एक क्रियाकलाप करना होगा, जिसे हमें यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या है। पहले क्रियाकलाप में है, बगीचे अथवा मैदान में से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर ले करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है और सेकंड वाला जो एक्सपेरिमेंट आएगा, इन दोनों का ही आंसर एंड में हमें मिलेगा। ठीक है, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमें मिट्टी में जब हमने जल डाला तो उसके बाद जब उसमें मिट्टी बैठ जाने के बाद जो जल था उसका हमने यहाँ पे प्रेक्षण किया। सेकंड वाले में देखिए क्या करते हैं। दूसरा क्रियाकलाप है, इसमें एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें हमें लेनी है। कांच की स्लाइड पर उसे फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण करना है। ठीक है, सेकेंड वाले में हमें तालाब से कुछ जल की बूंदें लेनी है। तो यहाँ पे है, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये जो हमने जल लिया, एक मिट्टी का और एक जो है तालाब की जो पानी है, तालाब में जो पानी था उसकी कुछ बूंदें ली। तो इन दोनों का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इसमें यही जो है पूछा गया है कि क्या इसमें कुछ सूक्ष्म जीव तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, इन प्रेक्षणों से ये पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। यानी दोनों ही क्रियाकलाप से ये बात क्लियर हो गई कि जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया तो इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है उसमें तैरते हुए दिखाई दे। तो ये जो है बात क्लियर हुई कि जो पानी होता है, जो जल होता है या फिर जो मिट्टी होती है, इन दोनों में ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ठीक है, उनकी उपस्थिति यहाँ पे क्लियर हो गई। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि यहाँ पे ब्रेड पर उगने वाले जो कवक हैं, फंजाई है, उनको आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि फंजाई वगैरह हैं, इन्हें आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखते हैं। मतलब कि अन्य जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो बिना सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी सहायता के बिना ये नहीं देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। यही रीजन है कि इन्हें सूक्ष्म जीव यानी बहुत इतने महीन जीव कि जिन्हें यंत्र की सहायता के बिना जो है नहीं देखा जा सके। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 मुख्य वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल, एल्गी। ये चारों ही जो है 4 वर्ग हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों को जो है रखा गया है और इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव, जो कि यहाँ पे चित्र 2.1, 2.4 जो है इसमें इनके चित्र जो है कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इन्हें अभी हम देखेंगे।
नेक्स्ट आते हैं विषाणु, जिन्हें वायरस कहते हैं। ये भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। अभी जो हम लोग ने 4 वर्ग जो पढ़े सूक्ष्म जीवों के, इनसे जो विषाणु यानी वायरस जो होते हैं ये इनसे भिन्न होते हैं। ये भी सूक्ष्म होते हैं लेकिन इनसे भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जो परपोषी होते हैं उन्हीं में ही ये गुणन करते हैं, अर्थात जैसे जीवाणु पौधे तथा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। तो मतलब परपोषी कौन हो गए? या तो जीवाणु हो गए, या फिर पौधे हो गए, या फिर जंतु कोशिकाएं हो गई। इन्हीं में ही ये अपनी जो है जनरेशन, जो भी अपनी मल्टीप्लिकेशन अपने जो करते हैं वो इन्हीं में ही गुणन करते हैं। ठीक है, विषाणु के भी चित्र दिखाए गए हैं नीचे। कुछ सामान्य रोग, यहाँ पे ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कुछ ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा फैल रहे हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जो वायरस के द्वारा फैल रहे हैं। तो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी, ये सब विषाणु द्वारा होते हैं। ये सारे जो जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है और खांसी वगैरह है, ये विषाणुओं के द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो है, खसरा है, ये भी विषाणु यानी वायरस से के द्वारा होते हैं। तो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हो गए? जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खांसी हो गई, अधिकतर जो है कुछ खांसियां होती हैं वो हो गई, और इसमें पोलियो हो गया, खसरा हो गया। ये सब जो है वायरस से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा जैसे अतिसार है, मलेरिया है, ये सब प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो तीनों के बारे में यहाँ पे देख लिया कि प्रोटोजोआ के द्वारा जो है जो रोग होते हैं उनमें अतिसार आ जाएगा, ठीक है, और मलेरिया आ जाएगा, और दूसरा जो होगा यहाँ पे जो जीवाणुओं के द्वारा होता है उसमें टाइफाइड और क्षय रोग आ जाएगा, टीबी। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में आप पढ़ चुके हैं। 6 और 7 दोनों में ही हम लोगों ने कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। अब उनकी पिक्चर्स देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए जीवाणुओं की पिक्चर दिखाई गई है। इसमें ये स्पाइरल टाइप के जीवाणु दिए गए हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप स्पाइरल होता है, और यहाँ पे ऐसे जो है बैक्टीरिया दिए गए हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो छड़ नुमा होता है। तो छड़ के आकार के जो है बैक्टीरिया होते हैं। तो इनके बैक्टीरिया जो हैं जीवाणुओं के, इनके 2 टाइप्स दिखा दिए गए। इसके बाद आते हैं एल्गी, शैवाल। शैवाल में 2 इनके भी एग्जाम्पल दिए गए। एक होता है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा होता है स्पाइरोगायरा, ठीक है, इन दोनों के ही ये स्ट्रक्चर हो गए। अब प्रोटोजोआ में कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ में अमीबा है, पैरामीशियम है, ये 2 एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ के, ठीक है। उसके बाद आता है फंजाई। फंजाई यानी कवक। कवक में क्या क्या दिखाया गया है? राइजोपस है जो कि ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो कवक जो है निकल आती है उस पर जो लग जाती है वो है राइजोपस, ठीक है। दूसरे हैं यहाँ पे पेनिसिलियम और तीसरा है यहाँ पे एस्परजिलस। ये तीनों ही जो है कवक की टाइप्स हैं, ठीक है। ये हो गई इनकी पिक्चर्स। अब जो लास्ट बचा था वो था वायरस। ये जो वायरस है इसका देख लीजिए, ये पिक्चर दिखाई गई है वायरस की। ये वायरस जो है ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। ये जो विषाणु है ये बैक्टीरियोफेज विषाणु है। अब आगे हम लोग को देखना है, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस जगह रहते हैं, वहाँ ये चीज़ हमें यहाँ पे जाननी है। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु है, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सूक्ष्म जीव जो है वो एक कोशिकी भी हो सकते हैं। उनके एग्जाम्पल में जीवाणु हैं, ठीक है, कुछ शैवाल हैं और प्रोटोजोआ आ गए, ठीक। और अथवा इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि उनमें कई शैवाल आ जाएंगे एवं कई कवक आ जाएंगे, ठीक है। अब इनकी रहने की जो जगह है वो ये बर्फीली शीत से उष्ण गर्म क्षेत्रों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये जो है कड़ी से कड़ी ठंडे स्थान और जो है बहुत ही ज़्यादा हार्श गर्म स्थान जो है वहाँ इन दोनों ही जगहों पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि ज्वालामुखी की जो सरफेस होती है, इसका जो माउथ होता है जहाँ से लावा निकलता है, वहाँ पे भी जीवाणुओं की उपस्थिति पाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हार्श कंडीशन में भी ये उपस्थित होते हैं, जीवित रह सकते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, शरीर के अंदर भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं वो दूसरे सजीव जो हैं उन पर निर्भर करते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ का एग्जाम्पल दिया गया, जैसे अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। अमीबा जो है वो अकेले रह सकता है, जबकि जो कवक एवं जीवाणु जो है ये समूह में रहते हैं।
अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर जीवाणुओं का स्पाइरल टाइप के, और जो छड़नुमा हम लोग ने देखा था तो उसमें देखा था कि पूरा झुंड था। ठीक है, तो कवक भी झुंड में रहते हैं और जो जीवाणु है ये भी समूह में रहते हैं, लेकिन अमीबा जो है ये ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेले रह सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव और हम लोग के बीच में मतलब कि क्या संबंध है, ठीक है, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या उसके जो है मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि सूक्ष्म जीव का हमारी लाइफ में क्या रोल है। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। मतलब कहने का है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं, कुछ ऐसे हैं जो हानिकारक हैं और उनके द्वारा जीवों में रोग उत्पन्न होते हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। अब एक एक करके कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो कैसे हमारे लिए लाभदायक होंगे। अगर हमारे लिए लाभदायक होंगे तो मित्र कहलाएंगे, और अगर जो है हमें नुकसान पहुंचाएंगे यानी रोग वगैरह जो है फैलाएंगे तो वो जो है वो जाहिर सी बात है शत्रु हो जाएंगे। तो पहली हेडिंग हमारी इसी में ही होगी, मित्रवत सूक्ष्म जीव। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे दोस्त हैं, यानी कि हमें हर तरीके से वो बेनिफिट देते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पैराग्राफ है जो है सूक्ष्म जीव कैसे मित्रवत हमारे लिए होते हैं, फ्रेंडली कैसे हैं, ठीक है, एनिमी के तौर पर जो है हमें हानि कैसे पहुंचाते हैं। ये दोनों ही पॉइंट में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पे कि सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ये जो अल्कोहल बनाने का जो तरीका है ये प्राचीन काल से ही चलता चला आ रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो है इनका यूज होता है। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाएगा, यहाँ पे वो देख लीजिए। उदाहरण के लिए जैसे कि कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष या विष्ठा वगैरह जो होती है, इनका अपघटन जीवाणुओं द्वारा हो जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। यानी कि ये जो जंतु अवशेष और सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, जब इनका जीवाणुओं के द्वारा अपघटन हो जाता है तो इनके द्वारा जो पदार्थ बनते हैं ये हानि रहित होते हैं, यानी कि इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। अब यहाँ पे जो स्मरण करने वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है। मतलब क्या क्या हो गया, यहाँ पे जीवाणुओं का जो उपयोग किया जा रहा है वो औषधि के उत्पादन में, औषधि का उत्पादन अगर करना है उसमें भी इसका यूज हो रहा है। उसके साथ कृषि में मृदा की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, उसमें वृद्धि करने में भी इसका यूज किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दही एवं ब्रेड बनाना। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनके द्वारा दही और ब्रेड में जो है उसमें ये कैसे क्या रोल निभाते हैं तो वो यहाँ पे देखते हैं। हमने कक्षा 7 की जो साइंस थी उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं इन्हें देखते हैं। तो पहली अपनी भी कुछ राय दे रही है कि हमने अपनी माँ को गर्म और गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो जो दही है उसमें कौन से जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दही जो होती है इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। इनकी मात्रा, ये अनेक सूक्ष्म जीव दही में उपस्थित होते हैं और जो है दूध को कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि दही की थोड़ी मात्रा उसमें डाली जाती है ना गुनगुने दूध में, तो इनको उसके अकॉर्डिंग जो है इनका टेम्परेचर जब मिलता है तो ये तेजी से जनन करते हैं। तो अब देखिए, ये जो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, ये क्या करते हैं, दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर यानी चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा, सूजी, इडली एवं सूजी, रवा ही को सूजी कहते हैं, तो इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक भी दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे की किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि इडली और डोसा जो है वो कैसे बनता है, तो इनके बनने में जीवाणुओं का ही सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो जैसे पनीर है, अचार है,
रवा है, इडली है, तो इन सब का जो है प्रमुख जो संगठक है वो दही है। और दही में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो यही है कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस, जो बहुत ही तेजी से जो है जनन करके अपनी तादाद को बढ़ा करके जो टेक्सचर होता है वो चेंज कर देता है जो भी पदार्थ होगा उसका। ठीक है, अब क्रियाकलाप के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि कैसे आखिर ये जो उसका शेप है वो कैसे चेंज हो रहा है, क्या काम कर रहा है ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो इस क्रियाकलाप में देखते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा लेना है, या फिर आटा लें या मैदा ले लें। उसमें थोड़ी सी चीनी डाल करके गर्म जल में मिलाएं। इसमें हमें क्या करना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है और उसको गर्म जल में मिला देना है। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी मात्रा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिला करके इसे हम गूंथ लें। बस 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाना है। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, क्या आपने गुथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ पाया? तो यहाँ पे देखिए अभी इसका जो शेप है वो यीस्ट पाउडर के साथ जब मैदे को मिलाया गया तो वैसा है। उसके बाद जब इसमें खमीर उठ जाती है तब ये कैसा फूल करके ऊपर उठ गया है, तो ये ऐसा है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो कि 1 चुटकी यीस्ट जो डाला था, यीस्ट क्या करती है, यीस्ट तीव्रता से जनन करके, क्योंकि ये भी एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ये क्या करते हैं, तीव्रता से ये जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं श्वसन के दौरान। और जब ये जनन कर रहे होते हैं तो इसमें जब श्वसन करते हैं तो उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये उत्पादित करते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। जिसका जो आयतन बढ़ रहा है मैदे का वो गैस के बुलबुलों की वजह से है। तो ये गैस के बुलबुले जो होते हैं खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। जिनका काम ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है। बेकिंग उद्योग जैसे कि ऐसे जो है उद्योग जहाँ पे ब्रेड बनाई जाती है, पेस्ट्री बनाई जाती है, केक बनाए जाते हैं, वहां पर जो यीस्ट का यूज होता है ये मेनली उसका बेस होता है, उसका आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। अब वाणिज्य के जो है फॉर्म में इसका जो है इंडस्ट्रियल रूप में इसका कैसे यूज होता है तो वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाणिज्यिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे यहाँ पे यही दिखाया गया है कि बड़े स्तर पर अगर अल्कोहल बनाना है या शराब बनेगी या फिर एसिटिक एसिड का निर्माण अगर होगा तो इन सब के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे है जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में जो प्राकृतिक शर्करा होती है इसमें यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। मतलब ये जो अल्कोहल या फिर शराब का उत्पादन है वो कैसे किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे जौ या फिर गेहूं या चावल एवं फलों की जो रस, तो इन चारों का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। इनमें उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा होती है उसी शर्करा में क्या किया जाता है, यीस्ट को मिला करके उनके द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है, अल्कोहल में इसको कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि वाणिज्यिक उपयोग इसका कैसे होता है क्रियाकलाप के द्वारा। ये जो यहाँ पे बोला गया ना कि प्राकृतिक शर्करा जो है उसका यूज करके, तो इस क्रियाकलाप में हमें यही देखना है कि आखिर शर्करा जो है वो अल्कोहल में का जो रोल कैसे निभा रही है, कैसे उसमें कन्वर्ट हो रही है, तो उसे देखते हैं। तो इस क्रियाकलाप में हमें यही देखना है। पहले हमें क्या करना है, 500 ml का एक बीकर लेना है, उसमें 3/4 भाग तक के जल भर लेना है। ठीक है, इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए और इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए, मतलब हमें क्या करना है, 4 से 5 घंटों के लिए इसे रख देना है, वो भी ऐसे स्थान पर जो थोड़ा गर्म हो, ऊंचे स्थान पर ढक करके रख देना है। अब विलयन को सूंघ कर देखें, तो पहला क्या काम करना है कि जो 3/4 भाग हमने जल जो भरा था उसमें 2-3 चम्मच पहले चीनी घोला, उसके बाद उसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाला। फिर जब 4-5 घंटे बाद जो हमने उसकी स्मेल की तो हमें जो उसकी स्मेल जो लगी है, मतलब कि स्मेल जो हमने उसकी लग रही है वो कैसी है, वो अल्कोहल जैसी इसकी इसमें स्मेल आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो गंध है वो अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना। यानी कि 4-5 घंटे में जो शुगर जो उसमें पड़ी हुई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई, इसलिए अल्कोहल जैसी स्मेल आने लगी। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यही प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। ठीक है, तो यही फर्मेंटेशन कहलाती है ये प्रोसेस। तो अगर ये कहा जाए कि ये जो किण्वन की यानी फर्मेंटेशन की प्रोसेस कौन सी होती है, तो इसमें यही है कि जो शर्करा है यानी जो ग्लूकोज है इसका अल्कोहल में कन्वर्ट होना ही, जो कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है या फर्मेंटेशन कहलाती है। यहाँ पे चीनी के साथ किया गया था, अगर जो है किसी जो प्राकृतिक नेचुरल जो शुगर है उसके साथ भी अगर उसको जो है अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहे तो वो भी प्रोसेस फर्मेंटेशन की कहलाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे है, जो एग्जाम्स में अक्सर करके पूछा जाता है पॉइंट टू पॉइंट, कि
लुई पास्चर जो है उन्होंने किण्वन की फर्मेंटेशन की खोज 1857 में की थी। इसका सन भी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी इनका नाम भी पूछा जाता है कि जो फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। वो भी कब की थी, 1857 में की थी। अब नेक्स्ट है हमारा कि सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। तो ये सारे हम लोग उसके जो है बेनिफिट्स जो है वही देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो देखेंगे वो औषधीय उपयोग जो है वो देखेंगे। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। बीमार पड़ने पर पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या फिर कोई एंटीबायोटिक्स की जो है टैबलेट या फिर कैप्सूल दिए जाते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये जितनी भी औषधियाँ हमने जो है हमें मिली, इनका जो है जो स्रोत है वो कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही जो अदर जो हानिकारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नष्ट किया जा रहा है। या तो उन्हें नष्ट कर दिया जाता है या फिर उनकी वृद्धि को रोक दिया जाता है। तो वृद्धि रुकने पर भी वो धीरे धीरे करके वो नष्ट ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेन बात है वो क्या है कि इस प्रकार की औषधि को, ये जो औषधि जो अभी हमने यूज़ की थी कि जो हानिकारक जो बैक्टीरिया है उनको नष्ट करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, इन्हीं को ही हम प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। आजकल जीवाणु अथवा कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है, यानी कि ये जो बीमारियां जीवाणु और कवकों के द्वारा फैल रही हैं, उन बीमारियों का काट उन जीवाणु उन्हीं की ही जो बैक्टीरिया हैं या फिर जो फंजाइज हैं उन्हीं की ही किसी प्रजाति में उसका हल भी है, ठीक है। तो यही बात है। तो इसी वजह से आजकल जीवाणु और कवक से अनेक एंटीबायोटिक्स औषधि का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो ये लाइन है कि एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी जो अभी यूज़ हो रही है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली ये प्रतिजैविक है। ये जो एंटीबायोटिक्स है ये सामान्य रूप से यूज़ की जाती हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा कि की एंटीबायोटिक्स में जो है वो कौन कौन यूज़ हो रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब है जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। ये सभी जितनी भी हमने प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स देखी वो सब किससे प्राप्त की जाती है, कवक और जीवाणुओं से, ठीक है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का जो है उत्पादन कैसे किया जाता है, किसी स्पेशल सूक्ष्म जीव, वही जो एंटीबायोटिक्स या तो फंजाई से बन रही है या फिर बैक्टीरिया से बन रही है, तो बैक्टीरिया की ही किसी सीरीज का जो है इसका संवर्धन किया जाता है और उसकी सहायता से जो है एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में इसका यूज करते हैं, चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे दिया गया सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों के बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जीवाणुओं के द्वारा जो रोग हो रहे हैं इनसे कैसे बचा जा सके, तो इससे बचने के लिए इन्होंने एक बचाव का जो है बचाव संवर्धन का जो यूज़ है वो उसका जो है यहाँ पे प्रयोग कर रहे थे 1929 में। तो अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी जो थी उस पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। तो इन्होंने क्या देखा कि जो जिसमें ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस तश्तरी में उन्होंने हरे रंग की जो है फफूंद जो होती है कवक, उसके छोटे बीजाणु वहाँ पे देखे इन्होंने। तो फिर उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये जो फफूंद है ये क्या करते हैं, जीवाणु की जो वृद्धि है, ग्रोथ, उसको रोकते हैं। कि उन्होंने वहाँ उसमें जब वो पड़े हुए देखा तो देखा कि उनकी जो उनका जनन जो बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से उनमें जनन जो प्रक्रिया हो रही थी, वो उन हरे रंग के जो कवक थे उनके पड़ते ही वो सब रुक गया, ठीक है। तो ये तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। तो यहाँ पे यही जो है तथ्य मिला कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया थे जो फफूंद के द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाएगी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, और हमने देखा भी था कि कवक के एग्जाम्पल में क्या आ रही थी, पेनिसिलिन आ रही थी ना। तो पेनिसिलिन क्या है, एक फफूंद है। तो यहाँ पे जो फफूंद है वो पेनिसिलिन जो है मतलब कि फफूंद से ही पेनिसिलिन बनाई गई है, ठीक है। और ये किसने बनाई है, किसने खोजी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी है 1929 के एक्सपेरिमेंट में। तो ये दोनों ही, ये भी हमें पता चल गया कि पेनिसिलिन एक फफूंद है यानी कवक है, ठीक है। और जो है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब आते हैं पशु आहार एवं कुक्कुट आहार। तो यहाँ पे जो पशु आहार होता है लाइफ स्टॉक हो, कुक्कुट आहार में पोल्ट्री वाला, जहाँ पे वही मुर्गे वगैरह जो है पाले जाते हैं, ठीक है।
इन आहारों में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। जब इनको जो है पशुओं के लिए जो आहार तैयार किया जाता है, या फिर जो है जो मुर्गी वगैरह जो होते हैं, कुक्कुट पालन जब किया जाता है तो इनके लिए जो आहार तैयार किया जाता है, इसमें भी एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है, कि पशुओं में जाकर के जो सूक्ष्म जीव है वो जाकर के उनको हानि ना पहुंचाएं, उनको बीमार ना कर दें, तो उससे जो है उनके संचरण को रोका जाता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। प्रतिजैविक जो है इनका जैसे पशुओं और कुक्कुट आहार में जैसे जिस तरीके से उनके शरीर में रोगाणु जो हैं या फिर सूक्ष्म जीवों का संचरण ना हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से प्रतिजैविक का प्रयोग पौधों में भी किया जाता है, कि पौधों के भी रोग पर नियंत्रण करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, इस पर भी ध्यान दे देते हैं। क्या है? ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ लेनी चाहिए, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो हम ले रहे हों तो हम डॉक्टर की सलाह पर ही लें, तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करें। जब भी हम एंटीबायोटिक लें तो उसका जो कोर्स होता है उसे ज़रूर पूरा करें। इसकी हानि क्या होती है ये हमें पता चलेगा, कि यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि एंटीबायोटिक ऐसे टाइम पे ले रहे हैं जब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी जो बीमारी थी वो सही हो गई है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो बीमारी है, जैसे मान लीजिए फीवर आ रहा है तो फीवर आता रहता है, ठीक है, तो अगली बार अगर हम बीमार होंगे और हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि हमने उस एंटीबायोटिक्स के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को तब ढाला जब हम ठीक थे, जब हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई जो प्रतिजैविक है वो शरीर में उपस्थित जो उपयोगी जीवाणु उन्हें भी नष्ट कर देती है, यानी कि जब हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं थी तब हमने अगर एंटीबायोटिक्स ली तो शरीर में जो हेल्दी जो बैक्टीरिया थे, जिन जो हमारे लिए बेनिफिटेड होते हैं, इन्हें ये ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि हार्मफुल बैक्टीरिया तो हमें मिलेंगे ही नहीं उस समय। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक मिथ बन गया है कि सर्दी जुकाम जब भी होता है या फ्लू हो रहा होता है तो इसमें एंटीबायोटिक्स प्रभाव, मतलब तुरंत जो है डॉक्टर्स या और भी सलाहकार जो भी होते हैं वो कहते हैं एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्दी जुकाम और फ्लू जैसी जो बीमारी है तो वायरल बीमारी है ना, तो वायरल बीमारी जो है इसमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का क्या काम है? एंटीबायोटिक्स तो मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जो है नष्ट करने का ये काम करती हैं, तो ये प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणुओं द्वारा होते हैं। ये जो रोग जितने भी बताए गए हैं ये विषाणु द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी लाइन्स दी गई हैं इसमें से काफ़ी लाइन्स जो है वो एग्जाम्स की दृष्टि से एग्जैक्ट उठा करके दी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है वैक्सीन। नेक्स्ट हेडिंग है वैक्सीन, ठीक है। अभी भी बेनिफिटेड जो बैक्टीरिया हैं उन्हीं का ही चल रहा है, क्योंकि अभी हानिकारक जीवाणुओं के बारे में अभी बात उनकी नहीं आई है। तो इसमें वैक्सीन जिसे टीका कहते हैं इसका क्या रोल है? शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो यहाँ पहली का क्वेश्चन है कि शिशु और बच्चे जो हैं उनको टीका क्यों लगाया जाता है? तो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, यानी कि रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही तैयार हो, या हमारा इम्यून सिस्टम उनके अकॉर्डिंग उनके सामने खड़ा रहने के जो है लायक हो जाए, तो इसी के लिए ही जो है टीका लगाया जाता है। तभी इसी वजह से जो बच्चे होते हैं उनमें बचपन से ही वो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो टीका लगाया जाता है, ताकि बच्चे जो ऐसी बीमारियां हैं जो उनको लग सकती हैं, जिनके लिए उनकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, तो ऐसी बीमारियों से वो बच सकें। तो शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करते हैं तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। एक और जो है ये जो वैक्सीन होती है इसका बेनिफिट एक और चीज़ होता है, वो ये रहता है कि शरीर में ये एक जो है इमेजिनेशन बन जाती है कि उसकी जो है एक पहले से ही इम्यूनिटी पहले से ही बन के तैयार रहती है, कि उनको ये याद रहता है कि सूक्ष्म जीव जो अटैक कर चुके हैं वो जब दोबारा फिर से प्रवेश करें, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर में है ही, फिर से वो अटैक कर सकते हैं, तो दोबारा जब वो प्रवेश करें तो वो कैसे वो जो है सूक्ष्म जीव है उनके साथ किस प्रकार लड़ा जाए, इसके लिए वो पहले से ऑलरेडी हमारे बॉडी का जो इम्यून है वो तैयार रहे, ठीक है। तो टीके का यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल है। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। अब यहाँ पे क्या बात कही गई है कि यदि मृत, मरा हुआ या फिर निष्क्रिय सूक्ष्म जीव, यानी कि ऐसा सूक्ष्म जीव जो मरा हुआ है या फिर निष्क्रिय है, उनको स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, हेल्दी पर्सन के शरीर में, तो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी हो जाती हैं, यानी कि
यहाँ पे एक देखा जाए तो जो इम्यूनिटी बन रही है हमारे बॉडी में, वो हमारा शरीर खुद बना रहा है। ठीक है, हमें बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस बाहर से हमें ऐसी चीज़ें हमको प्रोवाइड की जाती हैं कि जिनके अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी, हमें हमारी बॉडी जिसके संपर्क में कभी आई नहीं थी, वो जब ऐसे हानिकारक तत्व जो कि हमें हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनकी पूरी जो उनका मैन्युफैक्चर है वो एकदम अलग है। ठीक है, उनका जो उनकी बनावट, उनकी सारी चीज़ें बस हार्मफुल है, वो कुछ कर नहीं सकते, तो हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए अपने आप को पहले ही से प्रिपेयर कर लेगी। तो जब वो जिंदा यानी कि जो है सही कंडीशन में हमारी बॉडी में प्रवेश करेंगे, तो हमारी बॉडी की जो सेना है इम्यूनिटी वाली, वो पहले से तैयार रहेगी। तो इसीलिए टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ताकि जो इम्यूनिटी है वो लड़ने के लिए, उसके अनुसार वो लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाए। यदि प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, तथा मतलब कि ये जो प्रतिरक्षी, ये जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर में इस प्रकार सदा के लिए बनी रहती है, तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती रहती है। टीके का यही एक बेनिफिट है कि जैसे पोलियो वगैरह का जो टीका लगाया जाता है, तो उसका रीज़न ये है, बच्चों को बचपन से ही जो है उसमें ढाला जाता है। ठीक है, कई बार ये सारे टीके लगते हैं, तो इसमें जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो टीके ही की थ्रू ये जो मृत जीवाणु और वो सब हैं, उनको हमारी बॉडी में डाला जाता है, जिससे हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वो अपने आप ही उसमें उसके लड़ने के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लेता है कि जब ऐसे बैक्टीरिया हमारे शरीर में जब जो है सही कंडीशन में प्रवेश करेंगे, तो हम उनको मतलब कि उनको हम अपने शरीर से बाहर निकाल सकें ईजिली। ठीक है, और ये इम्यूनिटी जो है वो हमेशा के लिए बन जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इस प्रकार की जो ये जो सिचुएशन बनी है, तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, और यहाँ पे जो एक साइंटिस्ट हैं उनके लिए भी यहाँ पे बताया गया। तो ये जो टीके हैं, ये कौन कौन से जो है अब तक के आ चुके हैं। तो ये जो इसी को टीका या वैक्सीन, मतलब कि ये जो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, यही क्या है, टीका या फिर वैक्सीन की तरह कार्य करते हैं। जैसे हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीका द्वारा रोका जाता है। ये जो बीमारियां हैं, ये अक्सर करके घूम घूम करके ये आती रहती हैं। ठीक है, मतलब कि ये हमारे वातावरण में, ये हैजा है, क्षय रोग है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, तो ये सब हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, कभी ना कभी उनका सीजन आता रहता है हर साल। ठीक है, तो इससे जो मनुष्य है वो पहले से ही प्रिपेयर रहे, पहले से ही उसका हथियार बना रहे, तो इस वजह से उसकी वैक्सीन तैयार कर दी गई है। वो वैक्सीन एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है लगा दी जाती है, जिससे बॉडी ऑलरेडी मेंटेन रहती है इस तरीके की बीमारी से, तभी हमें हैजा और क्षय और चेचक या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो है वैक्सीन तैयार है। अब यहाँ पे एक है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेचक की खोज किसने की थी। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने की थी। दूसरा, कब की थी, 1798 में चेचक जो है उसके टीके का मतलब कि उसका टीका वैक्सीन जो है वो इन्होंने तैयार की थी, एडवर्ड जेनर ने 1798 में। अब है कि आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए वैक्सीन्स लगाए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं कि आखिर किसकी किसकी जो है बचपन से ही टीके लगे हैं। इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमें जो है जो वैक्सीन्स जो लगी हैं, तो हमें या फिर जितने भी अभी भी जब इतनी सारी वैक्सीन जब तैयार हो चुकी हैं, तो इनमें जो है हेपेटाइटिस बी की लगा दी जाती है एक एज नॉर्मल होने के बाद। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की लग जाती है, चेचक की लग जाती है, चेचक के टीके लगते हैं, और पोलियो तो अक्सर करके बचपन में ही पिला दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो टीके हैं वो बचपन में ही, और खासकर कुछ जो बच्चे नवजात होते हैं यानी कि अभी पैदा हुए होते हैं, उनकी कुछ कम से कम 2-3-4 महीने तक की उनकी एक वैक्सीनेशन की पूरी एक टाइम ड्यूरेशन रहती है। इसमें अलग अलग तरीके की उनके वैक्सीन लगाई जाती है, इम्यूनिटी ऑलरेडी पहले से ही उनके अंदर तैयार कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से लगती है। आगे देखते हैं, आवश्यक टीके निकट के लिए मतलब कि आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए। तो ये जाहिर सी बात है, ये सब जो टीके वगैरह जो वैक्सीन वगैरह हमको लगती है, ये हम हॉस्पिटल में जाके लगाते हैं, या फिर जो हॉस्पिटल के जो मेंबर्स होते हैं वो जो है मतलब कि उन लोग का जो राउंड होता है अलग अलग एरियाज में, तो वो लोग अपना कैंप लगा करके टीके लगाते हैं। तो कई तरीके से जो है ये टीके लगते हैं। तो बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्र में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन यानी पल्स पोलियो जिसे कहते हैं वो देखे होंगे। ठीक है,
पल्स पोलियो में पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है और दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका। तो एक तरह से देखा जाए कि वैक्सीनेशन का मतलब यही नहीं होता है कि इंजेक्शन के थ्रू टीका आपके लगे, ठीक है। जैसे ये पोलियो होता है तो इसमें क्या होता है, बच्चे के मुंह में बस 2-3 ड्रॉप्स डाल दी जाती हैं पोलियो ड्रॉप की, ठीक है। पल्स पोलियो की 2-3 ड्रॉप्स डाल दी जाती है। तो ये भी एक तरीके का टीका है, इसमें कोई जो है इंजेक्शन नहीं इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोलियो ड्रॉप होती है वो बच्चों को जो दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है, एक वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया। यहाँ पे देखिए चेचक जब हुआ, जब चेचक शुरुआत इसकी हुई थी तब बहुत महामारी फैली थी, ठीक है। तो इसके लिए भी इसके विरुद्ध विश्वव्याप अभियान चलाया गया पूरे विश्व में। जैसे इस समय कोरोना के लिए जो है पूरे विश्व में एक टीके की तैयारी, वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है, उसी तरीके से चेचक के विरुद्ध भी जब चेचक आया था पहली बार तो महामारी फैली थी, तो उसके बाद विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया था। तो इसका रीज़न यही निकला था कि जो है अधिकांश एरिया ऐसे थे जिसमें चेचक एकदम जड़ से खत्म हो चुका था, ठीक है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हीं से ही टीके का उत्पादन किया जाता है, जिससे जो है मनुष्य या जंतुओं को जो है रोगों से बचाया जाता है। अब ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका मिट्टी की उर्वरता में जो वृद्धि, मिट्टी में जो फर्टिलिटी बढ़ाने का जो काम है उसमें सूक्ष्म जीवों का क्या रोल है, तो उससे देख लेते हैं। कुछ जीवाणु जैसे नीले हरे शैवाल, कुछ जीवाणु हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं या फिर नीले हरे शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं ये भी करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता रहता है, नाइट्रोजन मिलती रहती है, तथा मतलब नाइट्रोजन का कल्चर होता रहता है और उसकी उर्वरता में वृद्धि आती रहती है। जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। ये जो यहाँ पे दिए गए हैं जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब फिक्सेटर इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ही नीले हरे शैवाल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया नीले हरे शैवाल का, ठीक है। इनका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। अब आगे ये तो हो गया कि जो मृदा है इसकी उर्वरता, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा रोल है। आगे है कि पर्यावरण को अगर शुद्धिकरण करना है, पर्यावरण का शुद्धिकरण करना है, तो उसमें भी जो अब है पर्यावरण के शुद्धिकरण, पर्यावरण की सफाई के लिए जो है ये जो सूक्ष्म जीव हैं उनका क्या रोल है उसे देखते हैं। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचे से पत्तियां एवं फल सब्जियों का जो कचरा है वो एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए जो गड्ढे हैं उनमें डाला। मतलब ये जो छिलका वगैरह जो भी इनको मिला, ठीक है, घरों से या फिर विद्यालय से या बागों से, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, उसमें ये सारे जो अपशिष्ट थे, जो है मतलब कि कार्बनिक जो अपशिष्ट थे उनको गड्ढे में डाल दिया। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से ये खाद में परिवर्तित हो गया, विघटन इसका हो गया और ये खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि इस प्रकार ये जो विघटन हुआ है ये किस प्रकार हो सकता है, ठीक है। तो ये वो लोग जानना चाहते हैं। तो क्रियाकलाप की सहायता से हम इसे देखेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें 2 गमले लेने हैं, ठीक है। 2 गमले लेकर के प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर लें। इसमें दोनों में, एक में ए लिखें, एक में बी चिन्हित कर लें। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए, पौधे का जो कचरा होता है, मिट्टी है और जितने भी जो अदर हम लोग डालते रहते हैं वो सब, ठीक है, या सब्जियों के छिलके हैं वो सब हमने डाल दिया, ठीक है। दूसरे गमले में पॉलीथीन की थैली, दूसरा गमला जो है उसकी मिट्टी में हमें पॉलीथीन की थैली डालनी है। कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि हम भर दें। उन्हें एक और रख दें और 3 से 4 सप्ताह बाद उनका प्रेक्षण करें। टाइम ड्यूरेशन कितनी लेनी है, 3 से 4 सप्ताह लेने। तो क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए जो है उसके पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है, यानी कि गमले ए में जो पादप अवशिष्ट थे जैसे पत्ती या छिलके वगैरह जो थे उनका अपघटन हो गया, वो चेंज हो गया है, उनका जो है वो एक खाद के रूप में भुरभुरी सी एक जो है मिट्टी के रूप में हो गए हैं। ये कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों के द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन करके उसे खाद में बदल दिया। सूक्ष्म जीवों ने ही जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इन्होंने ही कि पादप के जो अपशिष्ट थे उनका अपघटन किया, ठीक है, और उसके बाद उनको खाद में बदल दिया। इस प्रक्रिया में बने जो पोषक हैं वो
तो इस प्रक्रिया में बने जो पोषक हैं उनके द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं, मतलब ये जो पोषक बने अपघटन के बाद जो पोषक तत्व बने इनका फिर से पेड़ों के द्वारा फिर ये वापस से ले लिया जाता है। ठीक है, तो इनका पुनः उपयोग किया जाता है। क्या आपने ध्यान दिया कि जो गमला बी था उसमें पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर तो सूक्ष्म जीव जो है ये गमले बी में जितने भी पदार्थ थे, पॉलीथीन, कांच की खाली बोतलें, इन सब पर ये जो है क्रिया नहीं कर पाए, जो कि पौधों के जो अवशिष्ट थे उस पर की, और ये इसी वजह से इनमें कोई किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पहले थे वैसे ही जो है 3-4 हफ्ते के बाद भी वही कंडीशन रही। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतु के रूप में देखते हैं। मरी हुई जो है जीव होते, मरी हुई जो चीज़ें होती हैं उनमें चाहे वो जीव हो चाहे वो पौधे हों, इनको हम सब ने सड़ते हुए देखा है। ठीक है, आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। पहले वो सड़ते हैं, बदबू आती है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो वहीं पे ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण ये है कि सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करते हैं। मृत जैविक क्योंकि मरे हुए भी तो वो जैविक पदार्थ होंगे ना, वो चाहे जंतु हो चाहे पौधे हों। ठीक है, उनका जो अपशिष्ट है वो अपशिष्ट हो गया, उनका अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देंगे। उनको क्या करेंगे, उनका अपघटन करेंगे और उसके बाद उनको सरल पदार्थ जो है उनमें कन्वर्ट कर देंगे, उनमें परिवर्तित कर देंगे, और ये जो पदार्थ हैं ये अन्य पौधे एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग में लाए, क्योंकि सरल पदार्थों में कन्वर्ट होने के बाद वो वापस से वही मिनरल, वही जो पोषक तत्व हैं उनमें ये जो है परिवर्तित हो जाएंगे, और फिर ये जो पोषक तत्व हैं ये पौधों के द्वारा ले लिए जाएंगे। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। तो ये जो हेडिंग थी उसका यहीं पे ये एकदम क्लियर हो गया कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम पर्यावरण की शुद्धिकरण कैसे करते हैं। हानिकारक या दुर्गंध युक्त पदार्थ जो है उनका निम्नीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उनको जो है उनके जो जटिल पदार्थ थे, जटिल जैविक पदार्थ जो थे उनको सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, उनको विघटित कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव, अब देखेंगे कि इनका क्या रोल है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं इनको रोगाणु कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं या फिर रोगजनक कहेंगे। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नुकसान ही पहुंचाते हैं, उन्हें देखते हैं। तो उनकी जो हानिकारक गतिविधियां हैं उनके विषय में, तो ये जो हानिकारक गतिविधियां हैं, जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं इनके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य में रोगकारक जो सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके द्वारा मनुष्यों में रोग उत्पन्न हो रहा है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें ये बातें, इनके जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं इनके विषय में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, पहले है मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, सांस के द्वारा या पेयजल द्वारा या फिर भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जो है प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी ये रोग का संचरण होता है, यानी कि ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन या फिर जो जंतु हैं उनके संपर्क में भी अगर आएंगे तो जो है ये जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है इनका संचरण हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं तो ये संचरणीय रोग कहलाते हैं। ऐसे जो रोग होते हैं इनको हम इन्फेक्टेड डिजीज कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण, जैसे यहाँ पे जो इन्फेक्शन के द्वारा यानी कि जो है किसी के संपर्क में आकर के, या वायु या जल या भोजन या फिर कायिक संपर्क, वही मतलब कि टच वगैरह में आकर के, ठीक है, तो ऐसे रोग जो फैलते हैं उनको संचरणीय रोग कहते हैं। तो इनमें जैसे है हैजा जो जल के द्वारा होता है, सामान्य सर्दी जुकाम ये कांटेक्ट में आने पर हो जाता है, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, चिकन पॉक्स जो है ये और क्षय रोग जो है ये वायु के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है यहाँ पे दिया गया था कि संचरणीय रोग जो होते हैं इनमें कौन कौन से आते हैं, तो वो हमने यहाँ पे देखा। अब है कि जब
जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस या विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के द्वारा ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में ये जो वायरस होते हैं ये प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पे पूछो का एक क्वेश्चन है कि तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं। ये जो इन्फेक्टेड डिजीज है इनको रोका कैसे जा सकता है, तो इसे देखते हैं। हमें छींकते समय अपने मुंह, इनको रोकने का बस यही एक तरीका है कि हमें जब हम छींकें तो अपने मुंह पर एवं नाक पर एक रुमाल रख लेना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। तो दो ही यहाँ पे रीजन ये होंगे कि एक तो हम जब हमें छींक वगैरह आए तो हम अपने मुंह पे रुमाल रख लें, जिनको ये डिजीज है, जिनको इस तरीके का इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उससे जो स्वस्थ व्यक्ति है वो दूरी बनाए रखे, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे जो है कीट या फिर जंतुओं की बात की गई है जो कि रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए रोगवाहक का यानी कि उनके लिए जो है बीच में कनेक्टिव लिंक का ये काम करते हैं, रोगवाहक का कार्य करते हैं। जैसे कि घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। मक्खी क्या करती है, कूड़े एवं जंतु के अपशिष्ट जो होते हैं उन पर ये बैठती है। उसके बाद रोगाणु जो होते हैं जो उसमें कूड़े या फिर अपशिष्ट में मौजूद होंगे वो उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव हो जाता है, ठीक है। तो वो जो रोगाणु होते हैं वो जो है मतलब कि वो ट्रांसफर हो जाते हैं जो है हेल्दी जो फूड होगा उसमें। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा, ऐसा जो अब वो जो भोजन है वो इन्फेक्टेड हो गया, अब उससे जब वो खाएगा तो वो भी बीमार पड़ने की इसकी संभावना पूरी हो जाती है। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो जंक फूड वगैरह जो बाहर मिलते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसमें जो मक्खियाँ अक्सर करके जितने भी फूड वगैरह होते हैं उन पर हम सब ने देखा है कि इसमें किस तरीके से मक्खियाँ भिन बनाती रहती है, वो कहाँ कहाँ बैठ करके वहां जाके बैठती होंगी। अब जैसे एक और यहाँ पे कीट की बात मक्खी के बारे में हो गई, तो उसके बाद जो है ये नेक्स्ट है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है इसका एक अन्य उदाहरण है। पहला एग्जाम्पल जो है हाउस फ्लाई का दिया गया था, दूसरा मादा एनोफिलीज के बारे में कहा गया है। ये जो मच्छर होता है मॉस्किटो, ये प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी होता है इसका वाहक होता है। मलेरिया का जो परजीवी होता है इसकी जो है ट्रांसफ्यूजन का ये काम करता है। कौन? जो मादा एनोफिलीज होती है वो, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है इसका मादा एडीज। तो ये दूसरे वाहक का दूसरा जो एग्जाम्पल था वो मादा एनोफिलीज का हो गया। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया मादा एडीज मच्छर का। तो मादा एडीज मच्छर जो होती है ये डेंगू वायरस का वाहक है। तो डेंगू वायरस जो है ये वायरस जो है ये ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा? मच्छरों के द्वारा। तो यहाँ पे डेंगू वायरस भी इनका जो वाहक है वो मादा एडीज मच्छर है, और जो है यहाँ पे मलेरिया जो दिया गया था उसका मादा एनोफिलीज है। तो इन दोनों का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये डेंगू का तो बहुत ही है क्योंकि जो मलेरिया है ये तो कॉमन हो चुका है, ठीक है, फिर भी ये पूछा जा सकता है। लेकिन डेंगू के लिए यही पूछा जाता है कि डेंगू का जो वाहक है वो क्या है। तो डेंगू का जो वाहक है वो मादा एडीज मच्छर होता है, ठीक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे पिक्चर आप देख लीजिए, ये मादा एनोफिलीज मच्छर की दिखाई गई है, ठीक है। अब पहेली जो है वो भी कुछ पूछना चाह रही, क्या है? अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दो। तो ये थोड़ा जो है सोच में है, तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। ये सभी जानते हैं कि जो मच्छरों की जो पैदावार होती है वो जल से ही होती है, और ऐसा जल जो काफी समय तक के जो है स्थिर है, रखा हुआ है, ठीक है। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना। रुका हुआ पानी मेनली जो है मच्छरों की उत्पन्न होने का ये रीजन है, ठीक है। उसे रुका नहीं रहने देना चाहिए। जैसे कि कूलर है, टायर है, फूलदान है इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। यानी कि मच्छर पैदा ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आसपास के जो एरिया हैं उनको पहला तो शुष्क रखिए, पानी कहीं भी इकट्ठा ना रहे, और उसके बाद साफ सुथरा रखेंगे अगर, तो हम ऐसे मच्छरों से बच सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलाने से रोका जा सके। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सूची बनाइए ऐसे जो है उपायों की जिनको अगर हम यूज करेंगे उनसे तो हम मलेरिया से यहाँ पे बच सकते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज है, ये जो सारणी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी जो अभी तक के हम लोग ने पढ़ा था उसका पूरा एक जैसे एक सारांश होता है वो यहाँ पे दे दिया गया है। और
एग्जाम्स में अगर आप मेरी तो यही राय है कि ये जो सीरीज है अगर यही पढ़ लिया तो इसमें अच्छा खासे क्वेश्चन इसी से ही कवर हो जाएंगे। तो देखिए, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले जो सामान्य रोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो 4 कॉलम बनाए गए हैं। पहला है मानव रोग, मानव में कौन कौन से रोग हो रहे हैं। दूसरा, रोग कारक जो होंगे वो सूक्ष्म जीव होंगे। तीसरा है संचरण का तरीका कि जो है फैल कैसे रहे हैं। उसके बाद है बचाव के उपाय कि जो बचाव के जो सामान्य उपाय हैं वो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है क्षय रोग। क्षय रोग जो कि जीवाणुओं के द्वारा होता है और इसके फैलने का जो है वो है वायु। फिर दूसरा है खसरा, मीजल्स, ये वायरस के द्वारा होता है, ये भी वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स जो होता है ये भी वायरस के द्वारा होता है, ये भी वायु के सीधे संपर्क से फैलता है चिकन पॉक्स। पोलियो जो होता है ये भी वायरस के द्वारा होता है और ये भी वायु और जल दोनों के द्वारा फैलता है। ठीक है, अब इसमें बचाव के उपाय क्या है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। इनमें जितने भी डिजीज दी गई हैं, क्षय रोग है, खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो, ये जिसको भी अगर हो जा रहा है तो उसमें जो है इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसको पूरी तरीके से जो स्वस्थ मनुष्य हैं उनसे अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उचित समय पर इनका टीकाकरण करें। मतलब उनको टीकाकरण होता रहना चाहिए, उनको इंजेक्शन लगते रहें और फिर उसके बाद इनकी जो खाने पीने की उनको रखें भी अलग रूम में और खाने पीने के जो इनके बर्तन वगैरह हैं उनको भी अलग रखा जाए उन लोगों से जो स्वस्थ हैं। ठीक है, जिनको ये बीमारी नहीं है। दूसरा है यहाँ पे हैजा। हैजा जो होता है ये जीवाणु से होता है, ये जल और भोजन के द्वारा फैलता है। ठीक है, जो इन्फेक्टेड जल और भोजन होता है। टाइफाइड जो होता है ये भी जीवाणुओं के द्वारा होता है, ये जल से फैलता है। अब इसके लिए क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। इसके लिए इससे बचने का जो तरीका है वो यही है कि व्यक्तिगत स्वच्छता रखिए और अपनी जो आदतें हैं उसमें अच्छी आदतों को अपनाइए। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करिए। यानी कि अच्छे से जो पके भोजन है, जैसे कि जो धीमी आंच में जो पकते हैं, ठीक है, उनमें जो है मतलब फायदेमंद बैक्टीरिया रहते हैं वो उसमें बचे रहते हैं, हानिकारक उसमें से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो है ऐसे भोजन यूज करें, उबला हुआ पेयजल जो है उबला पानी पिए और टीकाकरण भी साथ में करते रहें। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होता है ये वायरस से फैलने वाला रोग है और ये जल के द्वारा फैलता है। इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम, उबले हुए पेयजल का उपयोग और टीकाकरण करें। मतलब इसका जब भी किसी को हेपेटाइटिस ए अगर हो जाए तो इसके लिए मेनली उबला हुआ पानी पिए। ठीक है, ताकि उसमें से जितने भी हानिकारक जो है तत्व हैं या जो सूक्ष्म जीव है वो सब जो है नष्ट हो जाए और इसके साथ ही साथ इसका वैक्सीनेशन भी होता रहे। नेक्स्ट एंड लास्ट है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, ये मच्छर के द्वारा फैलता है। इसका जो वाहक है वो मच्छर है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मच्छरदानियों का प्रयोग करें, मच्छर भगाने के रसायन का प्रयोग करें, जैसे कॉयल वगैरह यूज़ किया जाता है या जो है गुड नाइट मतलब कि गुड नाइट कॉयल वगैरह जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, उनका यूज़ करें। कीटनाशक का छिड़काव करें, स्प्रे भी आते हैं। और मच्छर की प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना होने दें। ये भी बात है कि अगर मच्छर की प्रजनन को रोकना है तो उसको जल को एकत्रित ना होने दें। या फिर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए गर्मियां हैं, ठीक है, तो गर्मियों में कूलर वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही है हर हाल में, तो हम कब तक ये चेंज करते रहेंगे। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि जो है कूलर है उसमें पानी जो इकट्ठा हुआ है उसमें हम मिट्टी का तेल डाल दें, जिससे मच्छरों की प्रजनन जो है वो रुक जाएगा, वो मतलब कि वो वहाँ पे रुक जाएगा। और फ्रिज के पीछे जो पानी जमा होता है या जिस जगह भी जमा होता है, गड्ढे वगैरह अगर हमारे घर के आसपास है तो उसमें भी हम मिट्टी का तेल वगैरह डाल दें, जिससे कि जो मच्छरों की प्रजनन की जो क्षमता है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ रोग थे जो मनुष्य में होने वाले थे और उनसे मतलब कि उनके वाहक और किससे हो रहे थे, किन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहे थे और फिर उनसे बचने वाले जो उपाय थे, इन सब को हमने यहाँ पे देखा। अब आगे देखते हैं मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग और उनके फैलने और रोकने के कुछ उपाय हम लोग ने ये जो सीरीज दी गई थी इसमें हमने देखा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अब जंतुओं में, ये तो मनुष्य की बात हो गई, जो जंतु हैं उनमें रोग फैलाने वाले जो जीवाणु हैं उनका क्या रोल है। तो अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पौधे और जंतुओं में के अलावा दूसरे जो जंतु हैं उनमें भी फैलाते हैं रोग। इनका भी देखिए यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट है इनका एग्जैक्ट इनका भी पूछा जाता है। तो इनमें देखिए ये कौन है, रॉबर्ट कोच है, जिन्होंने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथ्रेक्स रोग जो है वो उसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच में 1876 में जो है की थी। और एंथ्रेक्स रोग जो है वो किस जीवाणु के द्वारा जो है ये होता है, तो ये बैसिलस एंथ्रेसिस जो है इसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इनमें 3 क्वेश्चन समझ लीजिए इसमें यहाँ से आपको मिल रहे हैं। तो ये तीनों हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग ने ये पढ़ा है इसमें देख लेते हैं
कि जो जंतुओं में रोग उत्पन्न कर रहे हैं उनमें कौन कौन से हो जाएंगे। तो अभी हम लोग ने जो एंथ्रेक्स के बारे में देखा वो भी एग्जाम्पल में आएगा। उदाहरण के लिए जैसे एंथ्रेक्स है मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स में होता क्या है, तो यहाँ पे ये देखिए किसने खोज की, 3 क्वेश्चन तो वही बन गए थे कि किससे होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस जो है इससे होता है, ये एक जीवाणु है, ठीक है। और दूसरा इसकी खोज किसने की थी और किस सन में की थी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिया गया है, जो एंथ्रेक्स में होता क्या है, ये मनुष्य एवं मवेशी दोनों में ही ये रोग हो जाता है और ये भयानक रोग है। कैसे, क्योंकि ये जो जीवाणु के द्वारा ये होता है, ठीक है। इसमें तो ये जो एंथ्रेक्स बीमारी है इसके द्वारा गाय जो होती है उसके खुर एवं मुंह का रोग इस वायरस से इसके द्वारा होता है। इसमें मेनली इसका खुर और मुंह जो होता है उसमें सड़न होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। पौधों में जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं वो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं उन्हें देखते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। जैसे रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। अब ये रोग जब हो जाता है तो फसल की जो उपज है उसमें जो मेनली जो पौधे लगे हुए हैं उनमें तो जो है रोग हो गया है, तो उनकी वृद्धि है इनमें काफ़ी सारी चीज़ों में रोक लग जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी उपज होगी उसमें भी कमी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक जो है सारणी दी गई है उसमें कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। जैसे मनुष्य में होने वाले रोग को जो है सीरीज के द्वारा समझाया गया था, वैसे इसमें भी दिखाया गया है। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि पौधों में बीमारी फैला रहे हैं, इन पर कुछ रसायनों के द्वारा उनका यूज करके इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब हम नीचे जो सारणी है उसे देख लेते हैं। इस सारणी में देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। 3 इसमें कॉलम बनाए गए हैं। पादप रोग है, सूक्ष्मजीवी है, संचरण का तरीका, किससे फैल रहे हैं। तो पहला है नींबू में कैंकर रोग, जो सिट्रस कैंकर रोग होता है नींबू में, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है और ये फैलता किसके द्वारा है, वायु के द्वारा। दूसरा है गेहूं की रस्ट ऑफ वीट जो कहते हैं, ये कवक के द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है, ये वायु एवं बीज दोनों के द्वारा ही फैलता है, कवक के जो बीज होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है भिंडी की पीत, भिंडी में जो पीत जो डिजीज होती है ये वायरस के द्वारा होती है, ये कीटों के द्वारा फैलती है, ठीक है। तो ये कुछ पादप जो डिजीज थी उनके बारे में देखा। अब हम लोग की जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इसमें होता क्या है, बूझों के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए और घर आने पर उसे वॉमिटिंग होने लग गई, उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। तो जब बूझों को वॉमिटिंग होने लगती है तो उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि वह खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग के कारण होने वाली स्थिति है। तो ये जो उसको होने लगा, वॉमिटिंग जो होने लगी, ये किसकी वजह से हुई, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है, इस बात को उसे आश्चर्य होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे भोजन जो है वो विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, क्योंकि जो फूड पॉइजनिंग होती है ये तभी होती है जब ऐसे जो है भोजन जिसमें जो है मतलब कि जो इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो ऐसे भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो कभी कभी विषैले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जो भोजन में जो है उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म जीव, ये विषैले पदार्थ भी जो है उत्पन्न करते हैं, जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी स्थिति काफी गंभीर भी हो सकती है। स्थिति गंभीर होने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। मेनली यहाँ पे यही जरूरी है कि भोजन जो है वो संदूषित ना हो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति ना हो, ठीक है, वो खराब ना हो जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो। तो ऐसी सिचुएशन से फूड को बचाएं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा खाद्य परिरक्षण। मेनली यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको हम उसको परिरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसको सेफ कैसे रख सकते हैं कि वो फ्रेश बना रहे। तो ये देखते हैं अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के रूप के उपायों के विषय में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें हमने ये पढ़ा था हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। पका हुआ जो भोजन है, आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी जो ब्रेड है वो कवक आक्रमण उस पर जो है जो फंजाइज जो होते हैं वो उस पर आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो भोजन होता है उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं और संदूषित भोजन से दुर्गंध, जब ये जो इन्फेक्टेड जो भोजन होता
होता है, जब ये खराब होने लग जाता है तो इससे दुर्गंध आने लगती है और इसका स्वाद जो होता है वो भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो क्या भोजन का जो संदूषण वह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो आइए देखते हैं। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक के वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वे जानती है कि उसकी जो दादी है उनके द्वारा बनाया गया जो आम का अचार है वो काफी समय तक ये संदूषित नहीं होता है, जो आम का अचार है वो खराब नहीं होता है। वह भ्रमित हो जाती है कि ये जो है ऐसा क्यों हुआ। तो आइए हम ये खाद्य परिरक्षण के कुछ जो उपाय हैं उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पे खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीके दिए गए हैं, उनका हमें अध्ययन करना है, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए इसका जो है मतलब कि हमें यहाँ पे उपाय करना है कि हम इसे सूक्ष्म जीवों से कैसे बचा सकते हैं खाद्य पदार्थों को। तो जो पहला हमारा जो है तरीका होगा वो होगा रासायनिक उपाय। तो रासायनिक उपाय में हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले नमक एवं खाद्य तेल, जो तेल होगा उसका उपयोग सूक्ष्म जीव जो है उनकी वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो नमक और खाद्य तेल जो है, जैसे अचार वगैरह में जो आम होते हैं वो सड़ते क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मेनली नमक की तादाद भी होती है, उसमें तेल अच्छा खासा रहता है। तो तेल और नमक जो होता है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, जिससे अचार जो है वो काफी दिनों तक के चल जाता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल भी यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। तो अगर देखा जाए परिरक्षकों के रूप में, तो ये जो सोडियम बेंजोएट है, तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो परिरक्षक के रूप में कोई एक एग्जाम्पल बताइए, तो इसमें सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये सामान्य रूप से परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो जैम वगैरह जब बनाया जाता है तो उसमें भी इन रसायनों का यूज किया जाता है, तो वो जो है संदूषित नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण। नमक से परिरक्षण कैसे किया जा सकता है, सेफ जो है भोजन जो है उसको कैसे किया जाएगा। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है, ये काफी समय पहले से इसका यूज किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, जीवाणु की वृद्धि ना हो इसलिए सूखे नमक से इसे ढक दिया जाता है। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो हमने देखा था कि जो आंवले का अचार बनाना हो या आम का अचार बनाना हो या इमली का कुछ बनाना हो, तो उसमें भी नमक का यूज करने से उसको परिरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है चीनी द्वारा परिरक्षण। तो चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे, जैसे जैम है, जेली है, स्क्वैश है, इन सब का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की जो है नमी है उसमें कमी आ जाती है। मेनली होता क्या है कि नमी में ही जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो है अपना ये क्रियाशील होते हैं, तो जब नमी नहीं रहेगी तो फिर जो है इनकी क्रियाशीलता वैसे ही वहाँ पे रुक जाएगी। तो चीनी का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ये कि नमी में, इसमें जो है चीनी के यूज से नमी में कमी आ जाती है। जो संदूषण करने वाले जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करती है, तो उनकी कमी आ जाएगी तो इनकी वृद्धि जो है वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल और सिरके के द्वारा परिरक्षण कैसे होता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार होता है उसको संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, कि जो तेल का जो यूज किया जा रहा है या सिरके का यूज किया जा रहा है, ये अचार जो है वो खराब ना हो। वही आम जो ऐसे रखा होता है वो खराब हो जाता है, जब अचार के फॉर्म में होता है तो वो खराब नहीं होता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही सारे हैं जो हाईलाइटेड है कि किस विधि के द्वारा किन चीजों का संरक्षण किया जाता है। तो तेल एवं सिरके के द्वारा सब्जियां, फल और मछली और मांस का परिरक्षण किया जाता है। आगे जिसमें भी सब में हाईलाइटेड था कि किन के द्वारा किसका परिरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे गर्म एवं ठंडा करना। गर्म और ठंडा करके भी हम कुछ पदार्थों को जो है, खाद्य पदार्थ जो है उनको हम परिरक्षण उनका भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे तरीका है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जो है दूध वगैरह है इसको उबाल करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा रहा है, उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर जो है इसमें रख करके भी हम भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जो है उसका भी यहाँ पे यही रोल होता है। अब यहाँ पे है बूझो क्या बता रहा है कि थैलियों में आने वाला जो दूध है वो संदूषित क्यों नहीं होता है। थैलियों में आने वाला जो दूध है वो खराब क्यों नहीं होता है, ये भी एक बड़ा रीजन है। तो मेरी माँ ने बताया कि ये दूध पाश्चराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो इसमें होती है। तो पाश्चीकरण जो है इस प्रोसेस को, मतलब कि इसके द्वारा जो है ये जो दूध होता है उसको रखा जाता है जिससे ये खराब नहीं होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पाश्चीकरण क्या है, तो यहाँ पे ये बूझो ये पूछ रहे हैं, तो आइए देखते हैं पाश्चीकरण है क्या।
तो देखिए पाश्चराइजेशन जो है, इसमें पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो पैकेटों में जो दूध आता है अगर हम इसे उबाले ना तभी भी अगर हम इसको यूज़ कर ले तो ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि ये जो दूध होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ये जो दूध होता है ऑलरेडी गर्म रहता है, जो कि 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक के इसको गर्म किया जाता है। फिर एकाएक और फिर उसके बाद तुरंत ही इसको रेफ्रिजरेटर में रख करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। जब ऐसा कर लिया जाता है तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसे पाश्चरीकरण भी कहते हैं। तो पाश्चराइजेशन की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिएगा कि पाश्चराइजेशन जो होती है इसकी जो खोज है वो किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण और पैकिंग के द्वारा जो है कैसे जो वस्तुएं खाद्य पदार्थ हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है। आजकल जैसे मेवे हैं तथा सब्जियां हैं, वो सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। ठीक है, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा की जाती है। तो ये आजकल जो है ऐसा हो गया है कि मेवे तो पहले से भी जो है दिए जाते थे, सब्जियां भी जो है अब वायुरोधी जो सील की हुई पैकेट्स होती हैं उनमें अब ये दी जाती हैं। ठीक है, अब हमारी जो हेडिंग है ये हमने ये देखा कि सूक्ष्म जीवों से हम अपने खाद्य पदार्थ जो है उनको कैसे परिरक्षित कर सकते हैं। ये सारे इसमें कई सारे तरीके हमने देखे, अलग अलग तरीके के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारी जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके बारे में हमने 6th-7th में भी पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था राइजोबियम जीवाणु जो है उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो लेग्यूम पौधे यानी कि दलहन दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण में ये सहायक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये काम करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की जो ग्रंथिकाएं नोड्यूल्स होते हैं उनमें ये रहते हैं, जैसे कि सेम और मटर जो कि एक सहजीविता है, क्योंकि इसमें जो राइजोबियम है उनको रहने की जगह नोड्यूल्स में मिलती है और वो पौधों को फायदा क्या देते हैं? उनको रहने की जगह मिलती है और उनको पोषक तत्व मिलते हैं राइजोबियम को। ठीक है, और उनको ये जो है पौधों को जो है कैसे जो है सहायता देते हैं? तो ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन जिससे पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं उनका फिक्सेशन करके उन्हें जो है नाइट्रोजन के जो यौगिक है उनमें परिवर्तित करके पौधों को ये प्रदान करते हैं। ठीक है, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जब बिजली कड़कती है तो इसके द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, वो उसमें फिक्स है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। तो आइए ये जो नाइट्रोजन की मात्रा जो स्थिर है वो कैसे जो है संभव है, तो इसके विषय में हम अगले भाग में थोड़ा जो नेक्स्ट दिया गया है इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें समझते क्या है। देखिए ये जो पिक्चर है ये लेग्यूम पौधे की जो रूट है उसकी पिक्चर दिखाई गई है। इसमें ये दिखाया गया कि नोड्यूल्स जो होते हैं वो उसमें बैक्टीरिया किस जगह पे ये रहते हैं। ठीक है, ये लेग्यूम पौधे की जड़ की ग्रंथिकाएं दिखाई गई है। हमें यहाँ पे मेनली देखना है नाइट्रोजन चक्र जो होता है उसमें होता क्या है। तो नाइट्रोजन चक्र जो है देखने से पहले इसमें जो मेन जो मैटर है उसको देख लेते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है जो कि प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन यानी कि नाइट्रोजन जो होता है जितने भी सजीव हैं उन सब का आवश्यक संगठक है, क्योंकि इसका यूज किसमें होता है। जैसे कि प्रोटीन में भी नाइट्रोजन जो है सम्मिलित होती है, जो क्लोरोफिल होती है उसका भी कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड का भी कंपोनेंट होता है, विटामिन का भी कंपोनेंट होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी जो है यहाँ पे दिए गए, इन सब का जो है ये एक जो है कंपोनेंट होता है इन सभी यौगिकों का। ठीक है, उसमें इन सब में जो है नाइट्रोजन जो होती है वो उपस्थित होती है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर पाते, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु हो, वो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसका यूज सीधे नहीं कर पाते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसका फिक्सेशन करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनमें ये परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार के उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा कर लेते हैं। इनका फिर ये यौगिक है नाइट्रोजन के, इनका पौधे जो है वो उपयोग कर लेते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग, अब ये जो नाइट्रोजन जो अवशोषित हो गई थी उसका उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये जो है नाइट्रोजन जो कि जो बैक्टीरिया थे, जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह के द्वारा जो वायुमंडल की नाइट्रोजन थी उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में जो परिवर्तित किया गया उसके बाद ये जो यौगिक हैं जो कि पौधों द्वारा ले लिए गए, ठीक है, पोषक तत्व के रूप में, इनका यूज उन्होंने कहा किया प्रोटीन बनाने में किया और इसके बाद अन्य जितने भी यौगिक हैं उनके संश्लेषण में इसका यूज किया। तो हमने अभी देखा था किसमें यूज हो रहा था। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। तो पौधों पर जो डिपेंड करते हैं जंतु, उनको मेनली क्या प्राप्त मतलब कि उनको जो है जंतुओं से
प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो इन्हीं के द्वारा होती है। अब जैसे है पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक, अब यही जो है पौधे एवं जंतु जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की पूर्ति तो हो गई, ठीक है, जैसे भी पौधों के द्वारा इन्होंने की। उसके बाद फिर जब ये मर जाते हैं, पौधे एवं जंतुओं की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु या कवक जो होते हैं वो इनके जो जटिल पदार्थ हैं उनमें नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होते हैं उनको नाइट्रोजनी यौगिकों में वापस से परिवर्तित कर देते हैं और फिर ये दोबारा पौधों द्वारा पुनः उपयोग हो जाता है। ठीक है, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में, अब ये जो नाइट्रोजनी यौगिक हैं कुछ ऐसे जीवाणु भी हैं जो इन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। यही रीजन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि ये जो नाइट्रोजन के यौगिक जो उपस्थित मिट्टी में है इनको वापस से नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करने का इनका काम कर देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो एक जो है पिक्चर है नाइट्रोजन साइकिल का, उसे देख लेते हैं एक बार। ये पूरा नाइट्रोजन चक्र दिखाया गया है। वायुमंडल की नाइट्रोजन तड़ित के द्वारा जब आएगी, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन जब होता है तो ये सीधे मिट्टी में आकर के मिल जाती है, यौगिक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा है जब ये वायुमंडल की नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो जीवाणु या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनके द्वारा जब फिक्सेशन होता है, उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में ये परिवर्तित कर देते हैं, फिर ये आकर के मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के जो ये यौगिक हैं ये पौधों के द्वारा इनका अवशोषण हो जाता है। फिर ये इन पौधों का कौन जो है वो मतलब कि इनका यूज कौन करते हैं, तो जंतु द्वारा इन पौधों को खा लिया जाता है। तो यही जो नाइट्रोजन यौगिक है वो अब कहाँ चले गए, जंतुओं में चले गए। फिर ये जो जंतु है वो या तो उत्सर्जन करेंगे एवं जीवों की या तो उत्सर्जन वो करेंगे, उत्सर्जन के द्वारा जो है नाइट्रोजन के कुछ यौगिक हैं उनको निकालेंगे, क्योंकि यूरिया वगैरह जो होता है इसमें कंपोनेंट होता है ना नाइट्रोजन का। इसके बाद या तो फिर जब मर जाते हैं तब उनका जो नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और रीजन यहाँ पे दिया गया है कि ये जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं ये जीवाणु द्वारा, कुछ ऐसे मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होते हैं जो इन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में इनको परिवर्तित कर देते हैं, फिर ये वापस से वायुमंडल में मिल जाती हैं। तो ये पूरा नाइट्रोजन का चक्र था कि किस तरीके से वो कन्वर्ट हुई यौगिक में और फिर वापस से कैसे जो है वो वायुमंडल में मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है कि सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। दूसरा है नीले हरे शैवाल वायु से किसका जो है स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उससे जिससे मिट्टी की उर्वरता जो है उसमें वृद्धि होती है। फिर है अल्कोहल का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा होता है, वो यीस्ट नामक जो सूक्ष्म जीव है उसकी सहायता से किया जाता है। और लास्ट है कि हैजा जो होता है ये घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सही शब्द के आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला है यीस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है, तो यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। सेकेंड है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो जो प्रतिजैविक है एंटीबायोटिक है वो कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा होता है, मलेरिया परजीवी जो है उसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट में है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा होगा, तो इसके लिए सबसे मुख्य कारक जो है वो घरेलू मक्खी है। नेक्स्ट में है ब्रेड अथवा इडली, ब्रेड या इडली जो है वो फूल जाती है किसके कारण, तो ये जो ब्रेड या जो है इडली जो होती है वो यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण जो है ये फूल जाती है। और लास्ट में दिया गया है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, वो किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन में है कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ हमें मैच करना है। तो देखिए इसमें जो पहला है कॉलम ए में दिया गया है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु जो होता है वो हैजे का कारक होता है, जीवाणु के द्वारा हैजा होता है। फिर दिया गया है राइजोबियम, राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का इनका काम हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का हमने पढ़ा था ये दही जमाने में इनका यूज होता है। यीस्ट जो होती है यीस्ट ब्रेड को ब्रेड की बेकिंग में इसका यूज होता है। एक प्रोटोजोआ जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है वो मलेरिया का कारक होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया का कारक हो जाएगा। और एक जो विषाणु है वो एड्स का, तो एड्स जो है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा तो होता है, वायरस के द्वारा। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब के आंसर इजीली जो है चैप्टर से मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी अच्छे से विस्तृत रूप से हम लोग ने पूरा इसको डिस्कस किया है। बाकी इसमें खोजने की, इसके क्वेश्चंस को सर्च करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।